हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको लगातार इंटरनेशनल और नेशनल खबरें अपडेट कर रहा है। नेशनल खबरों को मैं चूंकि बराह रास्त उस तरह से नहीं कर पाता, वक्त नहीं दे पाता, तो मैं कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराता हूं ताकि कुछ गहराई से मेरी भी मालूमात में इजाफा हो सके और आप तक भी कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वक्त मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और बीजेपी खुद माइनॉरिटी में रहते हुए उसने सरकार बनाई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे बनी हुई सरकार है और मंत्रिमंडल भी बहुत ही दिलचस्प बना है। जब तक मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं हुआ था तो ऐसा लगता था कि कुछ बहुत ही अहम मंत्रालय इन दोनों साथियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पर होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन पर ये बड़े मंत्रालय होते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया इन साथियों को, ना ही नीतीश कुमार को, ना ही चंद्रबाबू नायडू को। अब सवालात कई हैं। एक तो ये कि क्या मोदी जी कोalition सरकार चला सकेंगे, जिन्होंने इलेक्शन से इस हद तक कह दिया था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, यानी डिक्टेटर होने का ऐसा इशारा, यानी प्रधान सेवक से लेकर के जो भगवान बन चुका हो, वो क्या ये कोalition सरकार चला पाएगा? क्या धमकी और लालच दोनों शामिल हो गए हैं इन साथ आने वालों के लिए? और देश के लिए सरकार कैसी चलेगी? क्या वो जो नफरत का सिलसिला था वो कम हो पाएगा? क्या कम होती हुई नफरत के साथ बीजेपी जिंदा रह सकेगी? ये भी एक सवाल है ना, कि वो चूंकि नफरत पर ही अपनी तादाद बढ़ाते रहे हैं, क्या वो नफरत कम करके, क्या मुसलमानों को भाई कह करके या क्रिश्चियंस के साथ हमदर्दी करके क्या वो बाकी रह सकेंगे? एक तरफ चुनौती मोदी जी के लिए यह है कि अगले इलेक्शन में फिर प्रचंड बहुमत लें। दूसरी तरफ ये 5 साल की सरकार अगर चली तो ये सरकार चलाना भी उनके लिए जरूरी है। कैसा होगा ये 5 साल का दौर, ये सब हम समझने के लिए राम पुनियानी जी से बात कर रहे हैं। राम पुनियानी जी मुंबई में रहते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस और बीजेपी के नजरिए पर। और हम ये भी समझना चाहेंगे ये जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में यानी हाइड एंड सीक वाला जो एक खेल चल रहा है, ये क्या कुछ है? क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि दोनों अलग अलग हैं या एक साथ हैं? वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप समय दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि कोalition सरकार, इस किस्म का मंत्रिमंडल जिसमें के सारी अहम मिनिस्ट्रीज बीजेपी ने खुद ले ली हों, क्या कुछ लगता है चलेगी गाड़ी या नहीं चलेगी? इंडिया अलायंस के पास अभी सीटें नहीं है सरकार चलाने के लिए। क्या ये इनमें से टूट करके ये वापस आएंगे? आप किस तरह से देख रहे हैं इन वाकयात को? देखिए, उस दिन मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो झुक जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झुक जाते हैं। ये एक इशारा था कि भाई कोएलिशन पार्टनर्स आपकी ज़रूरत तो है, पर मैं पूरा आपके इशारों पे नहीं चलूँगा। और ये बात मंत्रिमंडल बनाने में सिद्ध हो गई कि उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने में ना नीतीश कुमार को कंसल्ट किया, ना चंद्रबाबू नायडू को कंसल्ट किया। ये क्योंकि जब कोएलिशन सरकार होती है तो एक ही पार्टी का नेता पूरा मिनिस्ट्री बनाने का जिम्मेदारी नहीं लेता, पूरा फैसला वही नहीं करता। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो मिनिस्ट्री बनाई उसमें इन दोनों को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जो भी सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो उन्होंने बीजेपी के पास रखे हैं, जैसे पुरानी सरकार में थे उसी प्रकार से हैं। और चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार की पार्टीज को कोई भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं दिया है। तो इससे अभी तीसरी बार उनकी मांग थी कि हमको स्पीकर का पद दिया जाए। ये टीडीपी खास तौर से मांग रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अगर बीजेपी के पास स्पीकर का पद रहे तो वो उसका दुरुपयोग करके अपने अलायंस पार्टनर्स की पार्टियों को तोड़ते हैं। तो इसलिए उनकी एक जायज मांग थी कि स्पीकर की पोस्ट हमारे पास रखी गई, जो उनको नहीं दी गई।
अब इसमें ये थोड़ा शंका पैदा हो रही है कि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि नीतीश कुमार ना इधर गए, उड़ीसा गए, ना आंध्रा गए, और उन्होंने दोनों जगहों पे बिल्कुल न जाकर एक अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है कि मैं कोalition सरकार में खुश नहीं हूँ। और दूसरी तरफ से चंद्रबाबू नायडू भी, उनकी ऐसी खबर आ रही है कि लगातार वो इस बात पर टिके हुए हैं कि स्पीकर का पोस्ट टीडीपी को मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में लग रहा है कि अभी अभी तो मोदी जी की जो जैसे तरीका है, वो पूरा एक बड़ी आक्रामकता से, एग्रेसिव तरीके से खुद के मंसूबों पे पूरी तौर से मिनिस्ट्री को चला रहे हैं अभी तक जो बात है। पर उनके अंदर ही अंदर जो चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको ऊपर आने में 2-3 हफ्ते कम से कम लगेंगे, क्योंकि अपोजिशन भी ये ट्राई सोच रहा होगा, नायडू और नीतीश सोच रहे होंगे कि ये सरकार कैसे चलती है, इसका रवैया कैसे होगा और उसमें हमारी जगह होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो भी पहले चाहेंगे कि उनकी जो मांग है राज्य के बारे में, पैकेज के लिए, स्पेशल ग्रांट्स के लिए, वो तो पहले अपने राज्यों के लिए हासिल करना चाहेंगे। तो हो सकता है 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते का वक्त लगे, जिसके बाद इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अंतर्विरोध हैं, एक दूसरे के विरोध हैं, वो सामने आना शुरू करें। वैसे रवैये से मोदी जी किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, वो डिक्टेटर से भगवान तक बन गए, पर अभी आजकल वो भगवान होने की बात ज़्यादा नहीं कर रहे, पर डिक्टेटरशाही से काम, अभी भी उनका काम उसी प्रकार की डिक्टेटरशिप से चालू है। पर एक इसमें राहत की बात ये है कि ये डिक्टेटरशाही अगर शाही ज़्यादा दिन चली, तो ये अपोजिशन पार्टीज उसको उसके खिलाफ में इनको खड़ा होना ही पड़ेगा, उसमें इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये जो आरएसएस ने कुछ इशारों में कुछ खुल करके मोदी जी के बारे में कहा कि उनमें अहंकार आ गया और अहंकार का जवाब राम जी को पसंद नहीं है किसी का भी अहंकार, और वो खुल करके सामने आ गया, इस हद तक की बातें कही गई हैं। आरएसएस के बारे में इलेक्शन के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमारी पार्टी जो है वो आत्मनिर्भर हो गई है एक तरह से, और हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस किस्म की बातें भी हुई थी। अब ये, और इससे पहले ये भी बातें कही जा रही थी कि मोदी जी ने अपना जो ऑरा है, जो अपना साइज है, वो आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ा बना लिया है। इस किस्म की बातें, या इसे प्रोजेक्शन कहिए या हकीकत, जो भी आप कहें, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कभी आरएसएस और बीजेपी अलग हो सकती है, या लोगों को ये सिर्फ एंगेज करने का, बिजी रखने का और कुछ दिखाने का, कुछ दिखावा, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, क्या कुछ हो सकता है ये? देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी का संबंध जो है, वो बाप और बेटे का है या माँ और बेटे का है, क्योंकि आरएसएस के पेट से ही बीजेपी निकली है। और अभी भी बीजेपी के अंदर जो बहुत सारे लीडर्स हैं, वो आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर बाहर आए हैं। आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जी का बयान है पिछले 2-3 साल के अंदर, उन्होंने कहा हम ही तो आरएसएस हैं। जब लोगों ने इस प्रकार की बात कही तो उन्होंने कहा हम ही तो आरएसएस हैं, और मोदी जी भी आरएसएस के ट्रेंड हैं। पर हाँ, एक बात हुई है बीच में, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने आरएसएस को थोड़ा इग्नोर करना चालू किया है, क्योंकि उनमें भी एक ईगो है, अहंकार है, एक प्रकार का घमंड है कि मैं पूरा सब चीजें खुद मैनेज कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने आरएसएस को महत्व नहीं दिया। पर जहां तक इन दोनों के संगठनात्मक संबंधों का सवाल है, ये बाप बेटे की तरह है। और आरएसएस देखिए, 10 साल से इसने एक आवाज नहीं निकाली कि पार्लियामेंट में विपक्ष का कितना बुरा हाल किया गया। अभी वो बोल रहे हैं विपक्ष ने कहना चाहिए प्रतिपक्ष कहो, और ये दो अल्टरनेटिव व्यू को सुनना चाहिए। पर जब 140 सांसदों को निकाला गया, महुआ मोत्रा को निकाला गया, राहुल गांधी को निकाला गया, ये पूरी तौर से चुप थे। अभी ये मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर की घटना को करीब 1.25 साल हो गया है। 1.25 साल तक इन्होंने चुप्पी साधी रही, एक बात तक नहीं कही कि मणिपुर में जो हो रहा है वो उसके लिए रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो समस्या पैदा की गई है, उसके पहले वहाँ आरएसएस के बड़े लीडर राम माधव वहाँ कई सालों तक काम करते रहे, और उन्होंने एक कम्युनिटी के बारे में एक कम्युनिटी के पक्ष में
बयान भी दिया। अभी वो इसकी बात कर रहे हैं, फिर तीसरी बात कर रहे हैं कि इनमें घमंड आ गया है, इसीलिए भगवान राम ने इनको 240 तक रोका है। अब सवाल ये है कि घमंड कोई आज तो नहीं आया। मोदी जी जब सत्ता में आए तभी से इनमें घमंड आ गया, और पिछले 5 साल में तो इनका घमंड एकदम गुब्बारे की तरह बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। पर आरएसएस ने अपने मुंह से चूं तक नहीं की। आरएसएस को कांटेक्ट नहीं करते, आरएसएस चुप रहा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बीजेपी फले फूले और ताकतवर हो। और अभी इस चुनाव के परिणामों के दौरान इसके पहले दो चीजें हुई हैं। एक तो इस प्रकार के इस बार जो चुनाव में कैंपेन हुई वो इतने घटिया लेवल पे बीजेपी ने किया, बहुत ही घटिया लेवल पे किया, जिससे आम व्यक्ति को लगने लग गया ये क्या चुनाव की भाषा है, ये क्या नहीं है। और उससे बीजेपी की साख प्रतिष्ठा पहले से गिर गई है। तो बीजेपी चाहती है कि आरएसएस चाहती है कि बीजेपी थोड़ी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, स्टेचर को प्राप्त करे। ये उनकी एक बात है। दूसरी बात, जो मेजोरिटी में बीजेपी नहीं आई क्योंकि उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का सहारा नहीं लिया। जेपी नड्डा ने ये बोला कि हमको तो उनकी जरूरत नहीं है। अभी तक के सब चुनाव में, काजनी भाई याद रखे, सब चुनाव में, चुनाव के समय आरएसएस ही नहीं, आरएसएस के परिवार के बाकी सब लोग बीजेपी को जिताने में लग जाते थे। और अभी जी मोदी का जो ईगो है वो उसके रास्ते में आ गया, इसीलिए नड्डा जी ने बयान दिया, इसीलिए नतीजे थोड़े उनके खिलाफ आ रहे हैं। और खैर, नतीजे खिलाफ उनके आने का मुख्य मकसद इससे ज्यादा है। वो मकसद है लोगों के बीच में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्त्रियों पे जिस प्रकार से अत्याचार हुए, किसानों का जिस प्रकार से हाल हुआ है, और अभी और लेटली जो बेरोजगारी के साथ साथ जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थियों का हाल, ये मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण है। और जो मोदी जी की जबान है, जिससे उन्होंने मुसलमानों को इतनी गंदी गंदी बातें इस बार कही, पहले से बहुत ज्यादा कही। हर एक बात को दूसरे चुनाव के दूसरे चरण के बाद वो हर एक बात को ये मुसलमानों के खिलाफ में ले गए। फर्स्ट उन्होंने कहा कि कांग्रेस पावर में आई तो संविधान बदल देगी और एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन निकाल के मुसलमानों को दे देगी, वो संपत्ति को बांट देगी, आपका मंगलसूत्र लेके उनको दे देगी, आपकी भैंस लेके उनको दे देगी। इतने निम्न धरातल पर वो आ गए। तो शायद कांग्रेस, ये आरएसएस उनका कान पकड़ के, जैसे बेटे का कान पकड़ते हैं, भाई सुधर जाओ यहाँ, ये उनका वही इरादा है। वैसे आरएसएस बीजेपी का नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहती। अच्छा बीजेपी अच्छा अच्छा पुनियानी जी, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका। आरएसएस और बीजेपी के बीच में, बल्कि मोदी और आरएसएस के बीच में जो आपने कहा कि मोदी ने आरएसएस को इग्नोर किया, लेकिन एक बात तो लगातार कही जाती रही कि मोदी जी ने सबसे अच्छे तरीके से आरएसएस के एजेंडे पर अमल किया है, जिसमें जिसमें मुसलमानों की चलते जाते भीड़ उनको मॉब लिंचिंग से कत्ल कर दे और इनकी जबान से एक लफ्ज ना निकले। कितने गाय के नाम पर कितना जुल्म हुआ, कितने लोगों को अचानक कहीं भी भीड़ में, यानी कोई एक मुसलमान दाढ़ी वाला टोपी वाला कहीं भीड़ से निकलता हो और उसे ये यकीन ना हो कि वो घर चला जाएगा, इतने 200-250 तक की तादाद बताई गई थी। वो तो बेहतरीन तरीके से आरएसएस के ही उस पर काम कर रहे थे। तो नाराजगी का इंडिकेशन किस चीज से आए थे? देखिए, नाराजगी का है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 10 साल में जो हुआ है, अब आरएसएस का एजेंडा क्या है? आर्टिकल 370 हटाओ, वो हो गया। राम मंदिर बनाओ, वो हो गया। अभी यूसीसी की तैयारी वो कर रहे हैं। तो आरएसएस अंदर से खुश है बीजेपी से, अंदर से, पर वो मोदी के तौर तरीकों को बदलना चाहती है। मामला केवल इतना है। हो सकता है कि ये तौर तरीके उनको लग रहा हो कि मोदी के तौर तरीकों के कारण चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिली जिससे मेजोरिटी मिल जाती है। एक ही ऊपरी बात है, मतलब आरएसएस और बीजेपी के जो गहरे संबंध हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। ये ऊपरी मामला है कि भाई आपने जिस तरीके से हमारा एजेंडा पूरा किया है वो तरीका थोड़ा बदलना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपने सही पहचाना कि मोदी ने जो एजेंडा फॉलो किया है वो पूरा आरएसएस का एजेंडा उन्होंने फॉलो किया है।
उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने का, और आप ये लव जिहाद के नाम पे जो हुआ, बीफ और इसके नाम पे जो हुआ, वो इनके राज्य में पूरा बहुत फला फूला। और मुसलमानों का तो अभी आप देखिए सामाजिक तौर से वो इनविजिबल हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। अब गुजरात का वाकया याद रखिए, एक गवर्नमेंट मुस्लिम टीचर है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, उसको गवर्नमेंट कॉलोनी में घर दिया गया है, और बाकी कॉलोनी के लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक मुसलमान को हमारी कॉलोनी, इस कॉलोनी में क्यों रख रहे हैं। तो वहां तक तो ये मामला नफरत को बढ़ाकर ले गए, जो बीजेपी को चाहिए, जो आरएसएस को चाहिए। तो ये आपकी बात सही है कि मोदी ने आरएसएस के एजेंडा को बहुत मजबूती से पालन किया, पर उनके तरीके के सुपरफिशियल पार्ट से वो लोग नाखुश हैं, इसीलिए इस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं। और थोड़ा इसमें ईगो का भी यानी तकरीबन तकरीबन अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को देखें, जिस तरह से जो बाइडन जरा छुपा के, जरा घुमा करके डिप्लोमेसी से फिलिस्तीनियों के कत्ल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर इनकी जगह ट्रंप आ जाएं तो उनके दिमाग में जो कुछ आता है वो जबान पे आ जाता है। तो बस इतना ही फर्क है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मोदी जी को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, काम यही करनी चाहिए जो कर रहे हैं, यानी तकरीबन बस ये है, यानी और बेहतर अंदाज में झूठ बोलो, मक्कारी करो और एजेंडे पर काम करो। अच्छा, अब ऐसी हालत में मोदी जी ने अब तक तो पत्ते खोल दिए, अपनी शख्सियत जो है वो सामने ले आए। मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ लोगों को पार्टियों में अलग अलग काम दिए जाते हैं और उनका प्रोजेक्शन उसी तरह से होता है। जैसे वाजपेयी जी का प्रोजेक्शन था एक पॉजिटिव से आदमी का, हालांकि अंदर से वो भी बहुत खतरनाक थे। मुझे वो याद है कि जब उन्होंने कहा मुसलमान को ये तय करना पड़ेगा कि मक्का मदीना उन्हें प्यारा है या भारत प्यारा है, बल्कि हिंदुस्तान प्यारा है, तो वो अंदर से वैसे ही थे जैसे और भी लोग होते हैं। तो ये जो अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी की हकीकत दुनिया के सामने पेश कर चुके, एक तरह से नंगे बरहना हो चुके, अब इसके बाद भी क्या आरएसएस मोदी जी को ही ठीक करके चलाएगी, ये ठीक हो जाएंगे या कुछ बदलने की कोई तैयारी कर सकती है आरएसएस? देखिए, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भागवत जी इसको योगी को भी मिलने गए हैं, आज उनकी मीटिंग चालू है, और आरएसएस का फेवरेट नितिन गडकरी रहे हैं। तो वो एक अंदर का रस्सी खींच चलेगी उनमें कि, और मोदी ने भी अपने पत्ते सब जगह बिछा के रखे हैं, क्योंकि फंडिंग मेजर तो मोदी ले आते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कारपोरेट से संबंध रखे हैं, तो फंडिंग तो मुख्य रूप से उधर से आती है पार्टी को चलाने के लिए। और इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, इतने बड़े बड़े जो खर्चे, फिजूल खर्ची जो हो रही है पार्टी की तरफ से, इतनी जो बड़ी पार्टियों की बिल्डिंग बनवाई, वो तो सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो आरएसएस भले ही चाहे, पर मोदी को हटाना इतना आसान नहीं होगा। अब इसमें कितने एमपी उनका साथ देंगे ये कहना मुश्किल है। ये भी बात सच है कि आरएसएस का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभाव है बीजेपी के अंदर, पर फिर भी वो मोदी को हटाकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये मेरे ख्याल से तो थोड़ा मुश्किल है। और एक ही होगा कि मोदी के ही थोड़े तौर तरीके को बदलने की वो कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। पर हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी साबित हूँ और वो कोई दूसरा प्रधानमंत्री एक आध महीने में चुन ले, ऐसा हो सकता है, एक आध साल में। अच्छा, कोalition सरकार में एक बड़ी मजबूरी होती है पार्टनर्स की, और नुकसान भी होता है। नुकसान उनकी अपनी अपनी इमेज का होता है। हर पार्टी अपनी कुछ आइडियोलॉजी, कुछ मैनिफेस्टो लेके आती है, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतती है। यही हाल अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है। इनके वोटर्स में मुसलमान भी शामिल हैं, बाकायदा मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा भी शामिल है। अब से पहले कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ साल सरकार में साथ चलेंगे और जब आखिरी एक आध साल रह जाएगा तब अलग अलग हो जाएंगे, ताकि वो फिर अपनी इमेज वापस वही बिल्डअप कर सकें, ताकि फिर अपने वोटर के सामने जाकर के कहें, क्योंकि लोगों की मेमोरी बड़ी कमजोर होती है, वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इन पार्टियों के लीडर्स को जिनको अपने साथ लिया है, उनको अपनी इमेज
बाकी रखने में कोई मदद करेंगे, या इनके एमपीज भी खरीद करके तोड़ फोड़ करके अपने यहाँ ले आएंगे कि ये कहानी ही खत्म हो जाए, कि ये रोज रोज का ये खेल खत्म हो? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो स्पीकर की मांग रख रहे हैं, वो इसी चीज के लिए रख रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को तोड़ा ना जा सके। हम्म, क्योंकि बीजेपी तो इसमें बड़ी एक्सपर्ट है ऑपरेशन कमल चलाने में, हम्म, पैसे की कमी है नहीं। और ईडी ईडी भी अभी उनके पास है, आईटी भी उनके पास है, इनकम टैक्स भी उनके पास है, तो अभी भी उनको इस्तेमाल वो कर सकते हैं एक लेवल पे। पर ये उन पे डिपेंड करता है कि पार्टी को तोड़ने में सफल होते हैं कि नहीं। क्योंकि बीजेपी अगर स्पीकर उनका रहा तो फिर तो कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके ये इंडिविजुअल एमपीज को खरीदने बेचने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये तो उन्होंने पिछले 8-10 साल में दिखा दिया कि किस प्रकार से खरीदने में वो एक्सपर्ट हैं। और या फिर ईडी के उपयोग से अपोजिशन लीडर्स को अपनी पार्टी में लाने में एक्सपर्ट हैं। तो ये भी देखने की बात है। पर मुझे हम्म। लगता है ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों पहले से केयरफुल रहेंगे, सतर्क रहेंगे और शायद अपनी पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आपको इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि स्टेट इलेक्शंस होंगे, महाराष्ट्र में भी होने हैं, बिहार में भी होने हैं, और कई स्टेट्स में आने वाले वक्त में इलेक्शन होते रहेंगे। क्या ये इंडिया अलायंस में साथ आने वाली पार्टियां, जो स्टेट्स में आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ उसी तरह से जैसे लोकसभा इलेक्शन लड़ा, उस तरह का कोई माहौल चल पाएगा जब तक कि बीजेपी को पूरी तरह से हुकूमत से बाहर ना कर लिया जाए? क्या कोई ऐसा डिटर्मिनेशन, कोई इशारा, कोई कोई आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है? ये कैसे चल पाएंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का शुरू में इमेज बहुत अच्छा नहीं था। पर अभी जिस प्रकार से परफॉर्मेंस हुआ है, कांग्रेस 50-52 सीटों से लेकर 99 सीटों तक चली गई है। और जैसे उद्धव शिवसेना भी बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया अलायंस उम्मीद है। और इंडिया अलायंस यहाँ से इसके बाद और ज्यादा शक्तिशाली होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। क्योंकि इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार का एजेंडा रखा है, 5 प्रकार के न्याय की बात की है, 15 प्रकार की गारंटी की बात की है, वो लोगों के मन को छू रही है। और अभी भी इतना अत्याचार सब जो चल रहा है, अभी पेपर लीक हुआ, नीट की परीक्षा की गड़बड़ी हुई, ये सरकार के बीच में चल रहा है। तो एक तो लोगों का जो प्रतिसाद है इंडिया अलायंस के लिए, वो बहुत जबरदस्त है। एक तरफ से लोगों का प्रतिसाद और दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस पार्टनर्स का मजबूत होना, उनको उम्मीद आना, इससे और इनमें मजबूती आने की चांस है। और जैसे जैसे ये अभी एक कोई नीचे जाता है तो घसरता जाता है, इंडिया अलायंस का ऊपर है, ये ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर ही इनके जाने का सिलसिला मेरे ख्याल से चलता रहेगा। और आने वाले समय में इंडिया अलायंस भी एक बहुत ज्यादा मजबूत अलायंस के रूप में और गठबंधन के रूप में सामने आएगा। आपने नीट का जिक्र किया, वाकई बहुत बड़े बच्चों के फ्यूचर पर इस तरह का प्रहार, ऐसा हमला कि जो बच्चे पूरे पूरे साल, पूरी जिंदगी बल्कि लगा देते हैं कोई इम्तिहान पास करने के लिए, वहां बड़े करप्शन की बात आई है। आपने शेयर घोटाले का जिक्र नहीं किया। चलते चलते हुकूमत में जाते और वापस आते के बीच में उन 2 दिन में इतना बड़ा खेल हो गया कि कई हजार करोड़, शायद लाखों करोड़, मुझे इस वक्त सही उसका वो याद नहीं है कि कितने करोड़ नुकसान हुआ, लेकिन गरीब लोगों के जेब से चलते चलते बिल्कुल एक घूंसा मार करके एक इतना बड़ा पैसा निकाल लिया गया। बिल्कुल याद आ गया नोटबंदी वाला वक्त, उस वक्त और उसके बाद के जिन हालात में ये सरकार बदलते या वापस आते, इसी बीच में भी इतना बड़ा खेल कर गई। तो ये एक बहुत ही एक जैसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, अंग्रेजी में कहा जाता मुहावरे में, ये जाते जाते भी ये कर गए। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार एक जो है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जैसे एक बार राहुल ने कहा था, सूट बूट की सरकार। ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल के अमीरों की जेब में डाले। और इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड भी हो, उसके बारे में भी मैंने बात नहीं की। इलेक्टोरल बॉन्ड भी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला रहा है। और जाते जाते उन्होंने मौका देखा, एग्जिट पोल के थ्रू जो मैनिपुलेशन हुए,
और उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट कर दिया कि भाई बीजेपी तो पावर में आने वाली है, आप 4 तारीख को शेयर्स खरीद लेना, 3 तारीख को शेयर्स बहुत उड़ने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं। तो ये, क्योंकि ये पार्टी गरीबों के लिए नहीं है, ये पार्टी आम लोगों के लिए नहीं है, और उसके जितने घोटाले कर सके, ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो या शेयर वाला घोटाला हो या जैसे आपने कहा नोटबंदी वाला हो, ये सभी चीजें करने के लिए आमादा रहेगी, क्योंकि इसकी जो सहानुभूति है वो आम गरीब लोगों के साथ नहीं है। तो ये इसी प्रकार की चीजें ही करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया और मोदी जी की शख्सियत को समझना एक अपने आप में एक साइंस है साहब। इस विज्ञान में अंदर तक जाना और समझना ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। कभी अंदाजे सही भी हो जाते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन अपने दर्शकों तक वो बातें पहुँचाते रहना हमारा मकसद है कि लोग देखें, समझें, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।